ओके अच्छा, वो कंटिन्यूएशंस में कैपिटल बजटिंग का जो कुछ फाइनल पार्ट्स में जो बात कर रहे थे, जैसे कि लास्ट क्लास में पेबैक पीरियड पे बात हुआ था। पेबैक पीरियड में ही एक एक्सटेंडेड पार्ट था, कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, तो उसको कुछ मैं बता दूं। और एक है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा आपको बता देना है आप लोगों को, तो एक बार प्लीज़ थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। तो सुनने से ही होगा, और थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मैट जो मतलब जो उसका जो नोट्स है वो तो मैं शेयर कर ही दिया, क्वेश्चंस भी मैंने शेयर कर दिया, बस आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। आप एक बार बस कान लगा के सुन लो, बस इतना काफ़ी है, और कुछ नहीं, बस एफएम और कुछ नहीं चाहिए आपको करेंटली। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर तो कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो फिर देख लो एक बार, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूएशन चल रहा था। तो एज यू कैन सी हियर कि मैं इसी पॉइंट पे एक्चुअली बात कर रहा था कि द ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड। ओके, मतलब ये जो पेबैक पीरियड का बात कर रहे थे ना, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड इज दैट पेबैक पीरियड नॉर्मली बहुत ही आसान एक तरीका है। हाँ, ये तो आपने कल देखा ही है लास्ट वीडियोस में। तो पेबैक पीरियड नॉर्मली बहुत आसान है, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम भी है क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीका अपनाया नहीं जाता। तो द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड इज दैट इट इग्नोर्स टीवीएम। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस ड्रॉबैक वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। तो इट इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द it is computed in the same manner as payback period but it uses the discounted cash flows। मतलब बेसिकली बड़ा आसान है, आप लोग वो जो डिस्काउंट फैक्टर करते हो ना, तो उसको जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा या फिर अगर डिस्काउंट फैक्टर बता देगा तो उसके हिसाब से आपको करना है। एग्जाम्पल देख लो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है, 3 साल है यहाँ पर। 600 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 300 लाख का आपका फर्स्ट ईयर में इनफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो है। 500 लाख का सेकेंड ईयर में, 400 लाख का थर्ड ईयर में, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, केसी बोल के रखा है 14%। अगर डिस्काउंट फैक्टर अलग से बोलता है तो फिर वो अमाउंट यूज करना परसेंटेज, अगर कुछ नहीं बोलता है तो केसी का परसेंटेज को यूज कर सकते हो डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे। तो कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, 0 1 2 3, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, मैं इसलिए और ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, ठीक है, बिकॉज यू ऑल नो दीज थिंग्स। तो जस्ट कैलकुलेट लेना है। तो फर्स्ट में ईयर्स, फिर क्यूमुलेटिव जो कैश फ्लो आपका क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चंस ले लेना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ही करना ही आपको सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। तो बेसिकली करना क्या है, देखो 600 को जो आप आउटफ्लो कर रहे हो उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ये जो 300 आपका 1 साल बाद रिटर्न आएगा, ये जो 500 आपका 2 साल बाद रिटर्न आएगा, और ये जो 400 आपका 3 साल बाद रिटर्न आएगा, इसका आज का वैल्यू निकाल लो ना। तो केसी इक्वल्स टू 14%, तो 14% रेट में प्रेजेंट वैल्यू कर लो, 14% रेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे ये 14% रेट के हिसाब से निकालोगे, ठीक है। मतलब 14% को डिस्काउंट करो और फिर 300 के हिसाब से जो डिस्काउंट फैक्टर्स होता है उसके साथ उसको इंटू कर दो। समझ में आया नहीं आया? आ गया है ना सर? तो एग्जैक्टली वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपको अगर मैं दिखाऊं तो जस्ट आप यहाँ पर 14% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 14%, ओके। तो ये जो एट द रेट ऑफ 14% के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, 1.14 डिवाइड डिवाइड एक बार इक्वल लगाओ, 1.14 डिवाइड डिवाइड एक बार इक्वल लगाओ, इंटू 300 कर लो, तो आपका हो जाएगा 263.16। हाँ, आ रहा है, देखो ना करके, मेरे साथ साथ ही करके देखो, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन, ठीक है, 1.14 डिवाइड डिवाइड दो बार इक्वल मारो बिकॉज सेकेंड ईयर आता है, इंटू 500 करो, आपका आ जाएगा 384.73।
सिमिलर पैशंस में थर्ड ईयर का करोगे तो आपका आ जाएगा 269.88। ये तो समझ में आता है ना सर, मैं और क्या बताऊं। तो फिर अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको क्यूमुलेटिव करना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि 600 तो आपका 600 लैक्स आपका इनिशियल जो कैपिटल का फ्लो आपके बिजनेस ने किया है। फिर यहाँ से आप सबसे पहले आपको ये अमाउंट निकाल दो, तो 600 से माइनस करो, इसको माइनस करना, हाँ। तो 600 से इसको माइनस करोगे तो बचता है आपका 336.84। फिर 336 से आप 384 को माइनस करोगे ना, तो बिकॉज देखो ये कम अमाउंट है, ये ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव अमाउंट हो रहा है, और आपका जो भी कैश फ्लो है, मतलब जो 600 लैक्स है, वो आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में ही आ रहा है। फर्स्ट ईयर तो लग रहा है और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बीच में ही आ रहा है। तो इसको कैसे करना है, जिसके कारण आपका नेगेटिव हुआ है वो अमाउंट आपको न्यूमरेटर में देना है, और जिसके कारण आपका पॉजिटिव हुआ है, मतलब ये अमाउंट के कारण आपका पॉजिटिव हुआ है ना 384.73, तो उसको आपको डिनोमिनेटर में देना है। और 1 तो आपका लग ही रहा है, ये 1 जो है ये तो आपका हो ही रहा है। तो 1 एंड 336.84 डिवाइडेड बाई 380.4.73, जस्ट 1.87 ईयर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट आपका सब्जेक्टिवली बोला जाता है ना कि मेरा मतलब बिजनेसमैन खुद ही बता देता है कि सब्जेक्टिवली कट ऑफ, कि मैं 3 साल में मेरा पैसा रिटर्न चाहता हूँ या 2 साल में, वो क्वेश्चंस भी गिवन रहेगा। तो अगर ये 2 साल भी होगा तो भी इसको मंजूर होगा, बिकॉज उसका 2 साल में पैसा उठ के आ रहा है मार्केट से। बड़ा आसान है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं यहाँ पर जाया करूंगा। ओके, फिर आता है आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर भी करके रखा। क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द डेटा ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ एक्स फॉर द थीटा लिमिटेड फॉर योर कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 के नाम पे है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोला, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेविंग्स, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेविंग्स या एनुअल कैश फ्लो बोल लो 60,000, यूजफुल लाइफ 4 years, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064, सैल्वेज वैल्यू 0, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट एक्स, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बोल के रखा है आपका, कॉस्ट ऑफ, अच्छा कैलकुलेट करने बोला है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, पे बैक पीरियड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लो। इसी तरह से सवाल कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस का जवाब भी आप फटाफट देख लो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी, एक सेकेंड रुको, मैंने क्या सही क्वेश्चन रीड किया, 4 साल वाला है, ओह सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी, मैंने आपको गलत सम्स दिखा रहा था, ये वाला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो क्वेश्चंस पे बाद में सॉल्व कराता हूँ आपको। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड केसी इक्वल्स टू 14%, इजी वाला देख लेते हैं ना। तो 600 लाख 140 आ रहा है, सेकेंड ईयर में 220, उसको भूल जाओ थोड़ा 2 मिनट। 220 आ रहा है, 300 आ रहा है, यहाँ पर 300 लैक्स आ रहा है, यहाँ पर 320 आ रहा है। तो आपका आंसर भी गिवन है 3.97, दिस क्वेश्चन, सॉरी 6 का ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको फटाफट पुट करो, 0 1 2 3 4 5, अगेन कैश फ्लो, क्यों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस मतलब 14% रेट में, ओके, ये तो समझ गए ना सर, 14%, तो एट द रेट ऑफ 14% लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 14% रेट में इसको डिस्काउंट करो, और फिर आपको ये 600 से इसको माइनस, फिर जहां पर जाके पॉजिटिव होगा, 3 साल तो लग ही रहा है, तो 3.97 ईयर्स आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा। तो आई होप आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा आसान है, मतलब ठीक जिस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसी तरह से डिस्काउंटेड पेबैक निकल जाएगा। बट इसका जो लास्ट जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना साल में आपका पैसा वापस आ रहा है। और क्वेश्चंस पे ना बता देता है सब्जेक्टिवली कट ऑफ कितना है। अगर सब्जेक्टिवली कट ऑफ आपको समझ में आ जाता है तो फिर वो, अगर आपके कट ऑफ के अंदर है तो फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, अगर प्रोजेक्ट कट ऑफ के अंदर नहीं है तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है, सिंपल है। इसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा के रखा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा, आप देखना, कॉपी चेक करना। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट रुको। ये मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है, ये मैंने एकदम फर्स्ट डे का जो क्लास था ना, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में दिया था, पेज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन से एक बार बता देता हूँ आपको।
रुको, क्वेश्चन ये वाला है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार देखो, ऐसा एनपीपी पूछने का चांसेस रहता है नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन आपको बोला है 0 1 2 3 800 लाख आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 300 आपका वापस आ रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 400, थर्ड ईयर में 500। हाउ डू यू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गिवन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के रखा है 11.75 और आपको पूछा है, अच्छा अगर कुछ नहीं बोलता है ना सम्स में, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड रिजेक्टेड में एनपीवी ही कैलकुलेट करना नॉर्मली बड़ा मतलब लॉजिकल होता है। इसलिए अगर क्वेश्चंस पे डायरेक्टली नहीं बोला कि एनपीवी कैलकुलेट करो, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, आईआरआर कैलकुलेट करो यहाँ पर नहीं बोला है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करो यहाँ पर नहीं बोला है, तो आप किसके साथ जाओगे? एनपीवी के साथ जाओगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन? सिंपल है ना, ये तो आप करके आए हो, ठीक है। इतना देर से एनपीवी बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसे अभी 0 1 2 3 आपके पास 3 ईयर्स है, हाँ, यू कैन सी इट इजीली फ्रॉम हियर, 3 साल है आपके पास। 0 1 2 3 800 लाख आप आज डाल रहे हो, 800 लाख आप बिजनेस पे डाल रहे हो, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 11.75%। तो 11.75% की रेट में, 11.75% के रेट में आपको इसको डिस्काउंट करना है। मतलब कैलकुलेटर में कुछ आ जाएगा आपका 11.75 डिवाइडेड बाई 100, ओके, 11.75 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 मतलब 1.1175, 1.1175 इसको 2 बार डिवाइड मारना है और फिर इक्वल देना, तो ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है। डिवाइड डिवाइड फिर एक बार इक्वल 0.89, फिर 2 बार इक्वल तो 0.8007, फिर 3 बार इक्वल मारने से 0.7165 आ जाएगा। करके देखो, 11.675 डिवाइडेड बाई 100 करना, फिर प्लस 1 करना, फिर डिवाइड डिवाइड 2 बार लगाना, फिर इक्वल इक्वल जितना 3 बार है तो फर्स्ट इक्वल से ये वाला अमाउंट आएगा, सेकंड इक्वल से ये वाला आएगा, थर्ड इक्वल से ये वाला आ जाएगा। फिर जो भी ये आएगा इसके साथ इसको इंटू करना है और आपका ये अमाउंट आता जाएगा। इसके साथ इसको इंटू करके आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बार बार बोला हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो 300 लाख आपको फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहा है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन या कैपिटल का कॉस्ट जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है आपका वो अगर 11.75% है, तो 300 लाख का आज का वैल्यू कितना है? तो 300 लाख का आज का वैल्यू आपका आता है 268.44। 400 लाख का आज का वैल्यू कितना है? 320.28। 500 लाख का आज का वैल्यू कितना है? 358.25। सारा का सारा कैलकुलेट करो, टोटल करो और 800 से इसको लेस कर दो, 800 से इसको तीनों को ऐड करके लेस कर दो, एनपीवी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये दिस इज व्हाट फॉर्मूला क्या काम करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही होता है ना, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपका 3268, 320 एंड 358 ये आपका इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू का, वहां से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करो। एनपीवी का फॉर्मूला आप जानते हो, तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एनपीवी 147 लाख का आएगा आपका, तो 147 लाख, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ओके। मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड हेंस देयरफॉर वायबल, मतलब वायबल मींस एक्सेप्टेड, ओके। फिर चलो मैं सेकंड क्वेश्चन में जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान था। फिर दूसरा सवाल में यहाँ पर ये वाला सवाल आपको पूछ रहा था, एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 40,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ, X Limited presently has 40,000 shares outstanding trading at rupees 600 each. The firm is contemplating the following two projects. Particulars: प्रोजेक्ट ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसका 80 लाख का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसका 1.3। प्रोजेक्ट बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट देके रखा है 150 लाख का और इसका पीआई देके रखा है 1.5। ये बोथ द प्रोजेक्ट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो विच वन शुड बी अंडरटेकन एंड व्हाट शुड बी द शेयर प्राइस इन वेल फंक्शनिंग इन मार्केट ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ योर डिसीजंस। मतलब आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करके उसका शेयर प्राइस क्या होगा, ये आपको पूछा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, मतलब
इसमें से कौन सा आप मतलब कोई भी एक लेना होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, एक को हटाना होता है। लेकिन ये लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता के रखा है आपको। इसका मतलब अगर मतलब सही होगा तो फिर आप दोनों भी ले सकते हो, अगर एक्सेप्टेबल सिचुएशंस में आए तो सॉल्यूशंस कैसे करोगे इसका? तो क्योंकि देखो यहाँ पर पीआई गिवन था, ऐसे फॉर्मूला आप लोगों को मैंने सिखाया था, आपको अगर याद है आप लोगों को, तो इसको ना ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। एनपीवी इक्वल्स टू, एकदम स्टार्टिंग वाला जो कैपिटल बजटिंग का क्लास था उसमें मैंने आपको वीडियोस में उस क्लास में बताया था, एनपीवी इक्वल्स टू पी आई माइनस आई इंटू पी आई माइनस वन इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ए जो एनपीवी जिसका बोला है आपका एनपीवी ए, ठीक है, एनपीवी और प्रोजेक्ट ए का आपको क्या होगा, पीआई मतलब सेम इस फॉर्मूला में, मतलब ये ना एनपीवी के साथ पीआई को जोड़ने का फॉर्मूला है, तो आप पहले ना इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एनपीवी इक्वल्स टू पी आई माइनस वन इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी ए का 1.3 माइनस वन इंटू 80, तो 24 लाख हो जाएगा प्रोजेक्ट ए का एनपीवी, और 1.5 माइनस वन इंटू 150 तो प्रोजेक्ट बी का हो जाएगा आपका 75 लाख। ठीक है, एज पर कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका पीआई तो गिवन था। ठीक है, तो सिंस तो दोनों प्रोजेक्ट आपका पॉजिटिव निकाल रहे हैं, मतलब दोनों प्रोजेक्ट से आपका इसमें से 24 लाख, इसमें से 75 लाख, तो दोनों प्रोजेक्ट से ही आपका पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, तो दोनों प्रोजेक्ट आप ले सकते हो सिंस बोथ दी प्रोजेक्ट्स हैव ए पॉजिटिव एनपीवी। क्वेश्चंस का आंसर मतलब एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिंस बोथ दी प्रोजेक्ट्स हैव ए पॉजिटिव एनपीवी एंड आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ शुड बी एक्सेप्टेड, है ना, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट से मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। अब कैसे, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि what would be the share price in a well functioning in a market on the announcement of your decisions। तो अगर कंपनी दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है तो कंपनी का शेयर प्राइस का क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, रिलायंस ने दोनों प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट करता है तो रिलायंस का शेयर प्राइस कैसे होगा? तो एनपीवी सोज द नेट चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना, एनपीवी सोज द नेट चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। करंट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कितना है? 40,000 इंटू 600, 40,000 इंटू 600। कैसे पता चला 40,000 इंटू 600? देखो क्वेश्चंस में देखो फिर से ये देखो, एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 40,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब जो मार्केट में उसके पास आउटस्टैंडिंग है, मतलब इतना पैसा वो मार्केट से उठा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग है मतलब स्टिल उसके पास इतना कैपिटल का जगह है जो वो मार्केट से ऑथराइज में से कुछ पैसा भी बाकी है जो मार्केट से वो उठा सकते हैं। तो 40,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो 600 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 40,000 शेयर 600 करके कितना हो जाता है? 40,000 शेयर 600 करके आपका हो जाता है 24 लाख, है ना। 40,000 इंटू 600 तो 24 लाख करके देखो ना। ठीक है, प्लस इंक्रीज इन वेल्थ, तो इंक्रीज इन वेल्थ आपका हो जाएगा 20। यहाँ पर आपका दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो आपका एनपीवी कितना आ रहा है? इसका 24 लाख आ रहा है, इसका 75 लाख आ रहा है, तो 75 प्लस 24 करो तो कितना आता है? 75 प्लस 24 99 लाख। तो देखो, तो 24 लाख का तो ऑलरेडी मार्केट में आपका चल रहा था टोटल कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है कंपनी तो 99 लाख में प्रोजेक्ट उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वेल्थ आफ्टर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, जब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 24 लाख प्लस 99 लाख, 24 लाख। कैलकुलेटर में टाइप करो 24 लाख प्लस 99 लाख, तो आपका हो जाता है एक सेकेंड, 24 लाख नहीं सॉरी 99 लाख क्या है, एक सेकेंड, मैंने 99 लाख प्लस 2400 लाख कितना आ रहा है? 339 लाख, एक सेकेंड, 24 लाख वेल्थ आफ्टर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, वेल्थ आफ्टर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस आपने दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो 75 प्लस 24 तो 99 लाख, और आपका पहले से था 33 लाख, 339 लैक्स। वेल्थ आफ्टर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस 339 लैक्स। 40,000 शेयर है आपका, लेकिन सर हमारा आ रहा है 75 लाख प्लस 24 लाख
99 लाख। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 40,000 शेयर्स इंटू 600 करने से कितना होता है? ओ अच्छा अच्छा, 240 लाख है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको 24 लाख समझ के रखा। 240 लाख प्लस 99 लाख, तभी सोचे कि क्या दिक्कत हो रहा है। ओहो, दिस इज 240 लाख। ये जो है ना सर, ये 240 लाख है। आप भी कुछ बता नहीं। 240 लाख, ठीक है। तो 240 लाख और इधर 99 लाख, तो कितना हो जाएगा आपका ऐड करने से? 339 लाख। अब आपका करंट शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, जो आपका मार्केट में अभी करंट आउटस्टैंडिंग रहेगा? 339 लाख डिवाइडेड बाय कितना शेयर होल्डर है अभी? 40,000। तो आपका शेयर प्राइस हो जाएगा 847.5। मार्केट में यही प्राइस दिखेगा, 847.50 पैसा, ठीक है। 847.50 ये रहेगा आपका शेयर का दाम, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट में शेयर का प्राइस भी तय होता है, और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करके आपका शेयर का प्राइस में कैसे चेंजेस आता है, ये भी आपने देखा, ठीक है। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना। ओके सर, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ? यस, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था उसी में, कंसिडर द कैश फ्लोज इन द प्रोविजंस 0 1 2 3। नेट कैश फ्लोज देके रखा है 600 400 300 200। केसी देके रखा है 20%। व्हाट इज द एनपीवी? ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। 0 1 2 3 600 दे रहे हो तो 57.3, सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ, देयर इज फॉर इज वायबल। तो ये इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डी देख लेते हैं। ये कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, कैश फ्लोज देके रखा है आपको। कैश फ्लोज ऑफ ए प्रोजेक्ट देके रखा है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 1 2 3 4 आपके पास 4 साल यहाँ पर है, ठीक है। 0 ईयर्स में आप 70 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये 70 लाख नेगेटिव जो दिख रहा है ना, ये आपका आउटफ्लो है, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में आपका 50 लाख का रिटर्न आ रहा है। सेकेंड ईयर में आपका ये आपने फिर से बिजनेस में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। फिर थर्ड ईयर में आपका रिटर्न आ रहा है 80 लाख का, या फोर्थ ईयर में आपका रिटर्न आ रहा है 120 लाख का। केसी देके रखा है 10% में, फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो हो जाएगा ना? देखो इस तरह का सम्स जैसे रहेगा ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, जस्ट लुक किया। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जब बीच में आप पैसा डालते हो या फिर नेगेटिव इनफ्लो आता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? जस्ट लुक यहाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, केसी तो बोल के रखा है 10%। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज लुक है। ईयर्स 0 2, ओके, 0 और 2 मतलब क्या करना है? नेगेटिव रिटर्न को अलग कर देना है, ठीक है। तो इसलिए 0 और 2 मतलब ये दोनों ईयर के नेगेटिव रिटर्न, मतलब दोनों आउटफ्लो को आपको अलग कर देना है। मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे जो आप पैसा डाल रहे हो ना बिजनेस पे, हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपने 70 लाख डाला था, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ ये सब रुपीज इन लैक्स में है। फर्स्ट ईयर के एंड पे 70 लाख डाला, और सेकंड ईयर के एंड पे अगेन बिजनेस पे 30 लाख डाला, ठीक है। तो इसलिए जो आपका आउटफ्लो है ना, ये दोनों आउटफ्लो को आप अलग करो। इसलिए जीरो और इसको ना अलग कर दिए। ये दोनों आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस, मतलब आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्काउंट फैक्टर 10% है, तो 70 का आज का वैल्यू क्या है? 70 ही होगा। पर सेकेंड ईयर में जो आप 30 लाख मतलब आउटफ्लो कर रहे हो, उसका आज का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर केसी से होगा, तो 10% रेट में आप आराम से कर सकते हो। 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 0.1 प्लस 1 1.10। दो बार डिवाइड मारो, डिवाइड मार के इक्वल मारो, एक बार इक्वल मारो। 1.10 डिवाइड डिवाइड, एक बार इक्वल 0.909, दो बार इक्वल 0.826। सेकेंड ईयर का एंड 0.826 इंटू 30, 24.79। मतलब 2 साल के एंड में जो आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, उसका एक्चुअल में आज का वैल्यू है, जब मार्केट में केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट फैक्टर आपका 10% होता है, तो 24.7। तो आपका अमाउंट क्या आ जाता है? 94.79 लाख। तो प्लीज इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना। ओके, तो ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो है। हाँ, तो जब भी ऐसा रहेगा ना, आप इसको थोड़ा अलग कर देना, ज्यादा लॉजिकल रहेगा।
फिर आप अभी जितना सारा आपका इनफ्लो हुआ है उसको आप अभी काउंट करो। इनफ्लो फर्स्ट ईयर में आया, थर्ड ईयर में आया और आपका फोर्थ ईयर में आया। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 50 लाख, 80 लाख, 120 लाख। तो इसको तो समझ ही गए आप क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट ईयर 50, सेकेंड ईयर 80, थर्ड ईयर 120, 10% रेट में इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 187.514। ये तीनों का आज का वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा था आपको, पीआई पूछा था, क्वेश्चन देखना क्या पूछता है, पीआई पूछा था, फाइंड पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इजीली हो जाएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसको हम लोग और एक नाम से भी बोल सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से, तो 187.514 और इधर आपका कितना आया था 94.79। क्लियर ना? बस, तो आपका आ जाएगा 1.978। और पीआई हमेशा 1 से डिनोट किया जाता है, ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। पीआई हमेशा 1 से डिनोट किया जाता है, तो आपका यहाँ पर पीआई कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 है, और 1 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 से ज्यादा हो तो एक्सेप्टेड होता है, 1 से कम हो तो ऑटोमेटिकली एनपीवी भी नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। और आईआरआर भी लेस देन केसी हो जाता है। एक इक्वेशन सॉल्व करके रखा था एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास का, नोट्स जरूर फॉलो करना, बड़ा ही वाइटल है, बस दिमाग में रख लेना और कुछ नहीं चाहिए करेंटली, ओके। बिकॉज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके अच्छा, तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो सकता है आराम से, देख लेता हूं मैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला, the IRR of a project is 20%. The IRR of a project is 20%. It is a 3 years project where the cash flow in the first year is expected to be 40,000. It is a 3-year project where the cash flow in the first year is expected to be 40,000. This will increase 20% per annum. Find out the NPV of the project if cost of capital is 15%. हिंट्स देके रखा है आपका, एनपीवी मतलब देखो एनपीवी पूछा है, तो फिर एक बार देख लेते किस तरह से आप एनपीवी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आईआरआर देके रखा था आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे? स्टेप 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिस्काउंटेड एट आईआरआर, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिस्काउंटेड एट आईआरआर, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं चल रहा था, तो आपको कैसे पता करना है, क्वेश्चंस को मैं फिर से एक बार आपको पढ़ता हूं। देखो, जब आईआरआर ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 20%, it's a 3-year project, it is a 3-year project where the cash flow in the first year is expected to be 40,000. इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बोला था, this will increase at the rate 20% per annum, हर साल 20% करके बढ़ेगा। फाइंड द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ईयर में आपका 40,000 था, इसको डिस्काउंट करना चाहिए आपको 20% में। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, आप ये जान लो कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हो आप, अगर क्वेश्चंस पे बाकी कुछ नहीं है तो फिर आप आराम से यहाँ पर करो, 40,000 का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से आप इसको डिस्काउंट करो, तो 8.333 हो जाएगा, 20% का फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर, तो ये हो जाएगा 33,333। फिर 20% बढ़ेगा ना, तो 40,000 का 20% कितना होता है, 40,000 का 20%, 20% करके हर साल बढ़ रहा है। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, हर साल 20% करके आपका बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो अगर हर साल आपका 20% बढ़ रहा है तो 40,000 का 20% 8,000 होता है, तो ये 48,000, और 48,000 का 20% करो, 48,000 का 20% करो, प्लस इक्वल्स टू मारो 57,600 होता है ना। हर एक का जैसे ही आपने 20% में किया ना, सबका एक ही वैल्यू आ रहा है, और हर केस में 33,333.333 ऐसा आएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये टोटल हो जाएगा 1 लाख। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हो रहा है 1 लाख। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर आपने आईआरआर पे किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी कैसे करोगे, ये तो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी 0, 1, 2, 3, 1 लाख का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब पता चला कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है,
ठीक है, अब पता चला, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आप अभी आपको पता चला, दैट इज दिस इज 1 लाख। यही 1 लाख के लिए आप इतना झमेला कर रहे थे, मतलब ये नॉर्मली आपको गिवन रहता है, बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने पता चला कि फर्स्ट ईयर में आपने 40,000 डाला था, सेकंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 57,600। अब आपको डिस्काउंट फैक्टर किस में करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में देखो बाद में बोला था केसी है आपका 15%। ओके, अब 15% में आप डाल सकते हो। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा ना, तो आप इस तरह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना, फिर जाके आप डिस्काउंट फैक्टर करके सॉल्व करना, और फिर जाके आपको प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तब तो आपको देखो ये आपका हुआ प्रेजेंट वैल्यू 18 आपका आ रहा है एनपीवी 8,944.8। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब प्रोजेक्ट ऑब्वियसली एक्सेप्टेड हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव है। ठीक है, बस ये था आपका पेबैक। डिस्काउंटेड भी आपने देख लिया, एनपीवी का भी अलग सम्स देख लिया, पीआई का भी अलग सम्स देख लिया। आई होप कि बड़ा ही अच्छे से समझ में आया आपको। ठीक है, अब मैं आपके साथ बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट है। ठीक है, और ये लास्ट क्राइटेरिया है कैप बच का। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में वी हैव ऑलरेडी डन। क्या क्या हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों किया। हम लोगों ने आईआरआर कर लिया, हम लोगों ने एनपीवी कर लिया, हम लोगों ने मॉडिफाइड आईआरआर भी किया, मॉडिफाइड एनपीवी भी किया। ओके, आईआरआर, एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड एनपीवी, पीआई भी कर लिया। ठीक है, पेबैक पीरियड भी कर लिया। ओके, पेबैक पीरियड भी कर लिया। ठीक है, पेबैक पीरियड भी कर लिया। अब क्या बाकी रह गया, बस एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, क्या बाकी रहेगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको हम लोग एनुअल रेट ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत आसान है, सबसे आसान मान सकते हो आप। जैसे पेबैक पीरियड भी बहुत आसान था, ये भी बहुत ही आसान है। तो चलो एक देरी ना करके फटाफट हम आपको बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये कैसे होता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल है कि जितना आप इनिशियल मतलब इनकम कर रहे हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना मार्केट में पैसा लगा रहा है, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। जितना एवरेज इनकम वो कर रहा है उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था इनटू 100, तो आपको मिल जाएगा कि आपका एवरेज रिटर्न कितना है। इसका डेफिनेशन से क्या है, द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप लिख सकते हो द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न used in a capital budgeting technique to estimate whether to proceed with an investment. The calculation is in the accounting profit from project divided by initial investment. वही जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में बताया। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ही आपको करने की जरूरत था। Where income equals to cash flow minus depreciation. Income equals to क्या है, cash flow minus depreciation. ठीक है, तो इनकम का मतलब ये जो इनकम है इसका कैसे पता चलेगा, सॉरी, कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन करके। मैनेजमेंट विल स्पेसिफाई कट ऑफ। अगेन ये जैसे पेबैक पीरियड में होता है ना, ये भी वैसा ही होता है। कट ऑफ ना स्पेसिफाई करके देता है, से 20%, कि उसको 20% अकाउंटिंग रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर 20% आया तो प्रोजेक्ट लेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं लेंगे। सो इफ एआरआर इज ग्रेटर देन 20%, प्रोजेक्ट इज वायबल। अगर 20% से कम आया या 20% आया तो प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस बड़ा थ्योरेटिकली पूछता है। एडवांटेज क्या है, लाइक पेबैक पीरियड, दिस मेथड इज investment appraisal, this method of investment appraisal is very easy to calculate, very easy to calculate. Okay, and it recognize the profitability factor, it recognize the profitability factor. It recognize the profitability factor of investment, it recognizes the profitability factor of investment. Okay, तो payback period, investment appraisal is easy to calculate, it recognize the profitability factor of इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों चीजों से ये जुड़ा हुआ है। एक आपका है कि ये पेबैक पीरियड, दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज इजी टू कैलकुलेट, एंड सेकंड थिंग इसका एडवांटेज क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि
प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर इन्वेस्टमेंट का मेरा कितना है। तो ये ना ये बस इसका एडवांटेज प्लीज दिमाग में रहना। लिमिटेशंस में आगे आपको बताऊंगा कि इसका लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। इसका लिमिटेशंस क्या है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इसका दोनों एडवांटेज को एक बार देख लो, ठीक है। तो ये इजी टू कैलकुलेट होता है, रिकॉग्नाइज द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको ना इसका कुछ कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, तो आपको ना जो भी इसको समझना है आप समझ सकते हो। कैलकुलेशन देख लो एक बार। एक सेकेंड, कहाँ चला गया। क्वेश्चन 9 बोल के कुछ भी दिख नहीं रहा है ना, इसका मतलब शायद मैंने यहाँ देना किसी कारण से स्कैन करने के टाइम पे आई थिंक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आई होप मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैं आपको अभी लिखा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है इसका, ईजी होता है, छोटा होता है क्वेश्चन। लिख लो एक बार, ठीक है। एक बार जस्ट आप राइट डाउन कर लो। जस्ट एक बार लिख लो प्लीज, ठीक है। एकदम इजी है क्वेश्चन। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है। Initial investment equals to 800 lakh. Okay. project life equals to 5 years. Project life है 5 years. Okay. Salvage value है इसका, salvage value equals to 40 lakh. The forecast of cash flows, the forecast of cash flows for the 5-year period is year cash flows. Okay, year and cash flows. फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल है आपके पास, ठीक है। 5 साल है और कैश फ्लो कैसा हुआ है फर्स्ट ईयर में 240। ऐसा ही होता है इस तरह का क्वेश्चन, सारा का सारा देखने में एक ही तरह का होता है 230। बस क्वेश्चंस में पूछा क्या है ये आपको थोड़ा देखना है और कुछ नहीं, कि जैसे पूछेगा आपका जवाब वैसा होगा, इसलिए अलग अलग टेक्निक्स जो है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेट ARR। ओके, कैलकुलेट ARR। अच्छा, ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन भी लिख लो। ये क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज एक क्वेश्चन एंड और एक क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट के लिए बस 2 क्वेश्चंस काफी है। there is a 10-year project, there is a 10
10-year प्रोजेक्ट, कितना साल का प्रोजेक्ट है? 10 साल का 10-year प्रोजेक्ट। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 60 लाख, कितना है? 60 लाख, ओके। एंड द सम टोटल, इजी है, इजी है, एंड द सम टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, सम टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट for the 10 years equals to 50 lakh. The firm has specified the firm has specified hurdle, वो कटअप देखा ना, वही हर्डल है, हर्डल ऑफ, हर्डल ARR मतलब अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का हर्डल वो बोल के रखा है, हर्डल मतलब कट ऑफ, ओके। 22%, 22% based on initial investment, based on initial investment. Should the project accepted? Should the project be accepted? Should the project be accepted? ये सवाल आपके सामने रखा गया है। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है एज पर आवर नोट्स, तो मैंने वही वाला क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। प्लीज एक बार रीड कर लो, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बोला? 800 लाख का। प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल का। सैल्वेज वैल्यू 40 साल का। फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लोज फॉर दी 5 years 1 2 3 4 5 240 लाख 230 लाख 190 लाख 180 लाख 170 लाख। कैलकुलेट ARR, कैलकुलेट ARR। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो जस्ट लुक हियर। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी तरीका, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? टोटल कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लो, टोटल जितना कैश फ्लो हो रहा है। कैसे पता करोगे? क्वेश्चंस पे एक बार ध्यान दो। टोटल कैश फ्लो 240 230, जस्ट प्लस इट, 240 प्लस 240 प्लस 230 प्लस 190 प्लस 180 प्लस 170 करके देखो ना सर, 1010 आता है कि नहीं? देखो ना, मेरा 1010 आ रहा है, ये देखो 1010 आया। 1010 आएगा, ठीक है। अच्छा, 1010 अगर टोटल कैश फ्लो है आपका, ठीक है, टोटल कैश फ्लो आपका 1010 है, टोटल डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 760। कैसे आया? कैसे आया? नंबर ऑफ ईयर्स है आपका 5 साल का, नंबर ऑफ ईयर्स है 5 साल का, तो टोटल कैश फ्लो 1010 का है, ठीक है। और आपका एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कैसे पता करोगे? एवरेज इनकम पता करने के लिए आपको क्वेश्चंस पे एक बार फिर से जाना है। सॉरी, देखो सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 लाख का है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 लाख का है, 1010 का आपने इनफ्लो लिया, माइनस अगर 800 करोगे तो कितना आ रहा है? 210। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ है 5 साल का, सैलवेज है 40 का। तो देखो सर, इनिशियल 800 से अगर आप 40 को हटा दो, आपने जस्ट लुक हियर, आपने 800 लाख इन्वेस्ट किया था जिसका 40 लाख इसका सैलवेज है, तो आपका कितना अमाउंट डिप्रिशिएट हो गया है? 760 लाख। ये बात तो क्लियर है ना? टोटल 800 लाख में से 40 लाख आपका सैलवेज हो गया है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट मतलब डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 760 लाख। तो दैट्स वाई यहां पर आपने क्या किया? 760 लाख दिया। क्लियर? तो 1010 में से टोटल डिप्रिसिएशन आपका चला गया, टोटल डिप्रिसिएशन 250 मतलब 760 लाख का, ओके, दिस इज डिप्रिसिएशन। तो आपका इनकम क्या हुआ? 1010 में से 760 चला गया, तो इनकम आपका हो जाएगा 250 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स तो 5 साल है ही, तो आपका एवरेज इनकम क्या हो जाएगा? 250 by 5 दैट इज 50 लाख आपका एवरेज इनकम होगा। अब आपका ARR जो है
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 800 इनटू 100, दैट इज 6.25, दैट इज 6.25. तो दिस शुड बी योर आंसर. ओके, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला. ठीक है, तो ये था. और एक जो क्वेश्चंस आपको अभी मैंने आपको लिखाया वो क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं. इजी है. There is a 10-year project. Initial investment 60 लाख का है. Sum total after tax profit for the 10 years 50 lakh का है. Firm has specified a hurdle of ARR 22%. Based on initial investment, should the project accepted? आपको ARR यूज करना है. ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर. तो टोटल इनकम कितना है क्वेश्चंस में आपको बोल के रखा था 50 लाख का. ये कैसे पता करोगे? ये बोला ना यहाँ पर दिस पॉइंट कहाँ गया? The sum total of after tax profit for the 10 years equals to 50 lakh. बोला था ना. The firm has specified a hurdle ARR 22% based on initial investment. Should the project be accepted? Should the project be accepted? आपको डायरेक्टली पूछा गया था. ठीक है, तो आपका 50 लाख का इनकम है, यहाँ पर 50 लाख का आपका इनकम है. तो क्योंकि आपका इनकम 50 लाख का है तो आप एक बार जस्ट देख लो यहाँ पर. तो टोटल इनकम आपका क्या हो जाएगा? 50 लाख. नंबर ऑफ इयर्स 10 साल का है. एवरेज इनकम क्या हो जाएगा? 50/10 दैट इज 5 लाख का हो जाएगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 60 लाख का था, क्वेश्चंस में गिवन था. तो एरर क्या हो जाएगा आपका? 5/60 into 100 दैट इज 8.33%. लेकिन आपका हार्डल बोला था 22%, तो प्रोजेक्ट तो रिजेक्टेड है. कहाँ आपको 22% का रिटर्न चाहिए था, वहां पर आपका 8.33% का रिटर्न आ रहा है, तो प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते. दिस इज सिंपल ARR. ओके, लेकिन ARR में कुछ काफी प्रॉब्लम है. ये जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट देखा ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉफिट को मानेगा, इसको लेके काफी बवाल होता है, मतलब काफी प्रॉब्लम होता है. तो इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉट कैश फ्लो. ये प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बना जाता है, ये कैश फ्लो के साथ इसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बिकॉज इसका फॉर्मूला ही उस तरह से बना है. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट. ये क्रिटिसिज्म चल रहा है. ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन है प्रॉफिट का, आप लोग जानते हो. EBDIT भी एक प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. NOPAT मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स. PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कौन सा वाला प्रॉफिट लेके काम करेंगे? मतलब क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे काम करता है, बट विच प्रॉफिट शुड वी चूज? तो इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है. इट इग्नोर्स कंप्लीटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है और इसका कोई उपाय भी नहीं है. इट इज अ सब्जेक्टिव कट ऑफ. हाँ, ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तो आप मन ही मन में ये नहीं सोच सकते कि इतना ही आपका कट ऑफ होगा. स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल हो जाता है. सम पीपल कंप्यूटेड यूजिंग इनिशियल, कोई कोई ये भी करता है, कुछ ऑथर्स ऐसे भी करते हैं, यूजिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ वाइल अदर्स कंप्यूटेड यूजिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट. मतलब कोई कोई ना, जैसे कि हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में किया, और कोई कोई ऑथर ऐसा भी करते हैं, ये देखा गया है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं. ऑथर भी करते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिस में भी देखा गया है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं. तो सम यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सम यूज एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम है. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया ना, ठीक है, तो कोई कोई इसको कोई उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कर रहा है, कोई इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट में कर रहा है. तो ये इसका क्या है, लिमिटेशंस है. तो दिस इज ऑल अबाउट दी ARR. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, बट आपको अच्छा लगेगा करके. ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं. तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, एक कराते देता हूँ और एक आपको घर के लिए करके देने के लिए देता हूँ. ठीक है, तो एक बार आप जरूर क्वेश्चंस को देखो. क्वेश्चन 8 पेज 24. ओके, एक मिनट. हाँ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना प्लीज. ओके, मेरे साथ साथ क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछा? द्रयाश लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग ए न्यू मशीन. ये कंपनी सोच रहा है कि इसको एक न्यू मशीन लेना है. ठीक है, विच शुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 साल. एक कॉस्ट ऑफ 1,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000. यूजफुल लाइफ कितना बोला? 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000, with 80% of the cost being payable at the start of the project. 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of first year. मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे. ओके,
द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर annum। मशीन जो है ये 50,000 यूनिट पर annum निकालेगा। फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट विथ एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट including depreciation calculation on a straight line basis would be 40,000 per annum in the first year, and the second year special sales promotion expenditure not included in the above cost would be incurred amounting rupees 10,000 and 15,000 respectively. Evaluate the project using NPV method investment appraisal assuming the company's cost of capital to be 10%. तो ये एक एनपीवी का एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला है, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे पहले प्रेजेंटेशन बना के करते हैं, तो फिर आपको इजी लगेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। तो सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स के बारे में क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो टैक्स रेट इज नॉट गिवन, hence we need to solve the problem ignoring tax. If we do so depreciation amounting to मतलब अगर हम लोग टैक्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो फिर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखो 1,25,000 का है ना, तो 1,25,000 में से आपका स्क्रैप कितना है 30,000 का, ठीक है। तो 1,25,000 में से अगर आप 30,000 को हटाते हो डिवाइडेड बाई 5 करते हो तो 19,000 वुड बी इररिलेवेंट। मतलब ये जो 19,000 का हर साल का डिप्रिसिएशन है ये इररिलेवेंट है। इन अदर वर्ड्स कैश फिक्स कॉस्ट मतलब आपका डिप्रिसिएशन को हटा के दैट इज 40,000 माइनस 19,000 इक्वल्स टू 21,000 वुड बी रेलिवेंट, ठीक है। मतलब मैं कुछ कहना ये चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स तो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम लोग टैक्स को छोड़ के करेंगे और डेप्रिसिएशन को करते हैं। तो 1,25,000 हमारा एसेट का वैल्यू है, 30,000 मेरा स्क्रैप है, 5 साल का मेरा लाइफ है और 19,000 मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का आ रहा है। और मेरा क्वेश्चंस में जो गिवन था उसको अगर आप देखो दैट इज दिस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पर बोला था ना डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस वुड बी 40,000 पर एनम। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है फिर? अगर वो डेप्रिसिएशन 19,000 है तो फिर ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आ रहा है? आप बात समझ रहे हो ना। तो दैट्स वाई वो 40,000 से अगर हम लोग मतलब वो जो 40,000 है उस 40,000 से अगर हम लोग 19,000 को हटा दे तो ये 21,000 जो आ रहा है ना ये मेरा रेलिवेंट हो सकता है। आपको बात समझ में आया ना। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो 19,000 डिप्रिसिएशन आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस पे अलग से 40,000 का डिप्रिसिएशन बोल रहा है। तो आप 40,000 से 19,000 को हटाओ तो फिर आपका 21,000 जो है ना वो एक रेलिवेंट है, बट ये 19,000 आपके लिए इररेलेवेंट है, ठीक है। तो ये एज पर क्वेश्चन जो भी है उसके ऊपर हम लोगों ने डिसीजन लिया, ओके। फिर अभी आपको क्या करना है 0 1 2 3 4 5। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो रहा है? अब क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो? 1,25,000 का क्या? हाँ नहीं, यूजफुल लाइफ इतना है। आई एम सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो सर? बताओ तो क्वेश्चन से। कुछ समझ में आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट cost of 1,25,000 and a scrap of 30 with 80% the cost being payable at the start of the project। अच्छा तो 1,25,000 का 1,25,000 का 80% कितना हो जाता है? 1,00,000 करके देखो। ये जो आपका 1,25,000 है 1,25,000 का 80% करो, ये आपका हो जाएगा 1,00,000, ठीक है। और 1,25,000 का आप 20% करो तो आपका आएगा 25,000। तो 1,25,000 का 80% इज 1,00,000, इसका 20% इज 25,000, 25,000, ओके। तो 1,00,000 और 25,000 तो 80% ऑफ द कॉस्ट बिंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। तो जैसे कि क्वेश्चंस में बोला है आपको कुछ वैसा ही करना चाहिए। तो आप प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में कितना दे रहे हो? प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में आप दे रहे हो 1,00,000, ठीक है, इसलिए नेगेटिव में दिखा रहे हो। और एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के एंड पे दे रहे हो 25,000। अब इस टाइम पे इनिशियल में और 2 3 4 5 साल में आपने कुछ नहीं दिया,
एनुअल कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा, क्वेश्चंस में आपका जो भी गिवन है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट, हाँ, और आपका डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट, अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट आपका आ रहा है 1.75 और सेलिंग प्राइस है आपका 3 रुपया पर यूनिट, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आपका 1.75 बोला है ना, और फिक्स कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन का बात तो हम लोग बाद में देख ही लेते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार देख लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 रुपया आपका सेल प्राइस है, वहां से आप वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्ट कॉस्ट में वो निकाल दो, और कितना यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो 50,000, कितना कर रहे हो 50,000, ये देखो 50,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, ओके। तो द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट, तो 3 माइनस 1.75 3 माइनस 3 माइनस 1.75, 3 माइनस 1.75 मतलब आपका कितना आ रहा है, एक सेकेंड मेरा क्वेश्चंस में चला था मैं, एक मिनट, तो 3 में से 1.75 चला गया 50,000 करके, आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60 to 500, 60 to 500, 60 to 500, 60 to 500, 60 to 500। कैश फिक्स कॉस्ट मतलब जो आपका डिप्रिसिएशन के हिसाब से जा रहा है ना, दिस अमाउंट, हाँ, ये आपका कैश फिक्स कॉस्ट जो आपका जा रहा है, मतलब टोटल आपका फिक्स कॉस्ट 40,000 दिखा रहा है, और ये 19,000 तो डिप्रिसिएशन है, मतलब ये नॉन कैश है आपका समझ में आया, ये 19,000 तो आपका नॉन कैश है, ये आपका नॉन कैश है, डिप्रिसिएशन आपका नॉन कैश है, तो 40,000 से 19,000 हटा दो तो कितना होता है 21,000 होता है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर आपका कैश फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 21,000, ये भी हो जाएगा 21,000, ये भी हो जाएगा 21,000, ये भी हो जाएगा 21, ये भी हो जाएगा 21। तो 60 to 500 से 21 को हटा दोगे, कैश फिक्स कॉस्ट को हटा दोगे, तो फिर आपका कितना रहेगा आपका, अच्छा हटाना नहीं है करेंटली, सॉरी, अब बस आपको यहाँ पर फिलहाल ना मेंशन करो बस, और कुछ नहीं करना है अभी। अच्छा फिर आपको क्वेश्चंस में बोला था कि आपका सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर, तो ये कैश वाला हो गया, मतलब नॉन कैश को यहाँ पर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मतलब जो डिप्रिसिएशन है। सेल्स प्रमोशंस के लिए आपका, आपने देखो क्वेश्चंस पे आपने बताया था सेल्स प्रमोशंस पे ये 10,000 और 15,000 आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कर रहे हो, ओके। तो सेल्स प्रमोशन 10,000 एंड 15,000, ठीक है। तो और क्या है प्रॉफिट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कैसे, एनुअल कंट्रीब्यूशन से आप कैश फिक्स कॉस्ट सेल्स प्रमोशंस को हटा दो, बी माइनस सी माइनस डी, तो बी माइनस सी माइनस डी करो तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी मिल जाएगा। तो 31,500, 26,500, 41 माइनस करके देखो सब ठीक ठाक आ जाएगा, एक बार जरूर करके देख लेना। और आपका सैल्वेज वैल्यू भी बता के रखा था, आप क्वेश्चंस को एक बार अगर पढ़ो तो ये देखो 30,000, ठीक है, ये जो आपका सैल्वेज था एकदम ईयर के एंड में, मतलब एकदम स्क्रैप तो हमेशा एंड पे ही आता है ना, ये तो आप लोग कॉस्ट वगैरह में काफी बार करते हो, तो एग्जैक्टली वही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया, 30,000 आपका एकदम फिफ्थ ईयर के एंड पे 30,000। तो बस आपको क्या करना है, नेट कैश फ्लो के तौर पे जीरो ईयर में आपका कैश फ्लो क्या है 1,00,000 का नेगेटिव, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका कैश फ्लो कितना हुआ 6,500, सेकेंड ईयर के एंड पे 26,500, बस माइनस करते हुए चलना है, मतलब जो भी आपका इधर है ऐड करो, ठीक है, अगर लेटेस्ट डेटा जो भी है उसको लेना है, ये 41,500, 41,500, ये भी 41,500, ये भी 41, और ये सैल्वेज वैल्यू 30,000 का जो है ये ऐड हो जाएगा, तो 71,500। तो हर साल का नेट कैश फ्लो कितना हुआ ये आपने देखा। अब इसी कैश फ्लो को, मतलब इतना देर से आप जो भी आपको दिया जाता था ना नेट कैश फ्लो, इस क्वेश्चंस में आपको वही नेट कैश फ्लो गिवन नहीं था जो आपने इतना झमेला करके निकाला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब डिस्काउंट फैक्टर तो आपको पता ही था 10% का, तो 10% का 1 रुपया के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर करो, तो 10% के हिसाब से जब आप डिस्काउंट करोगे तो 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209, ठीक है, ये तो आ जाएगा ना करने से, सर ये तो जानते हो आप लोग 10% 1.11 डिवाइड 0.909, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209, ओके।
तो इस तरह से 0.6209, तो हर साल का डिस्काउंट फैक्टर आपको इधर से मिल जाएगा ना, ओके 0.6209 आपको मिल जाएगा। फिर इसके साथ इसको इंटू कर दो, ठीक है। 1 लाख तो जैसे आपका था 1,01,000 ये तो प्रेजेंट वैल्यू रहेगा ही। बस ये जो आपका नेट कैश फ्लो आया ये तो आप वर्टिकली कर देते, इसको बस यहाँ पर हम लोगों ने इसके साथ इसको इंटू कर दो, इसके साथ इसको इंटू कर दो, इसके साथ इसको इंटू कर दो, इसके साथ इसको, इसके साथ इनको, तो इस तरह से इंटू करते हुए आपको क्या मिल जाएगा सर, हर आपका रिटर्न का जो भी आपका रिटर्न आया उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5909, 21,900, 31,180, 28,345 एंड 44,394। ओके, तो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे ही आप अभी लास्ट में जाके क्या करना है, ये सारा का सारा अमाउंट से आपको 1 लाख को माइनस करना है, मतलब 1 लाख आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी आपका इनफ्लो आएगा वहां से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हटाओ, ठीक है। मतलब ये जो भी अमाउंट है ना इस सबको प्लस करना है, ठीक है, ये सबको प्लस करो और फिर इसको माइनस कर दो 1 लाख को, ठीक है। जैसे ही माइनस कर दोगे, जैसे ही माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 31,728। तो फिर ये 31,728 प्रोजेक्ट एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। प्रोजेक्ट